नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस पर सियासत तेज होती जा रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोपी जेडीयू विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए हैं और कल तक गिरफ्तारी नहीं होने पर विधायकों के साथ गोपालगंज मार्च का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि हत्या का आरोपी विधायक गोपालगंज से विपक्ष को धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। का जो खेल है वो खेल रही है। आश्चर्य की बात है, जिसके ऊपर आरोप है, एफआईआर में दर्ज है, और ये हम आरोप नहीं लगा रहे, जो गवाह है, जो घायल है, जिसके परिवार के 3 लोगों की हत्या होगी, ये उसने बोला है। अभी तक जो है उस जनता दल यूनाइटेड के विधायक नीतीश कुमार जी के चहेते विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और कल वो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार जी के इशारे पे विपक्ष को धमकाने की कोशिश कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसने कहा है कि दिल्ली से पटना ईंट से ईंट बजा देंगे। मतलब ये धमकी किसको दे रहे हैं? और सरकार जो है, पुलिस जो है, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि उस विधायक की गिरफ्तारी कर पाए। जो चुनौती वो देने का काम कर रहे हैं नीतीश जी के इशारे पे, हम उनसे कहना चाहते हैं, सरकार के लोगों से, कि हमने 2 दिन का वक्त दिया था, 2 दिन का समय दिया था कि विधायक को गिरफ्तार किया जाए, और कल शाम तक अगर विधायक गिरफ्तार नहीं होता है तो हम, हमारे पार्टी के सभी विधायक जो हैं, पटना से गोपालगंज जाने का काम करेंगे। तो इससे पहले पप्पू पांडे ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा था कि आरोप तो लालू परिवार पर भी है, लेकिन जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। तेजस्वी जी बोलते हैं कि मैं वहां से पैदल मार्च करूंगा हथुआ के लिए, तो मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि अगर वह पैदल पटना से आने के लिए तैयार हैं तो मैं भी गोपालगंज से पटना चलने के लिए तैयार हूं। मैं भी कोई चोर बदमाश नहीं हूं, मैं भी राजनेता हूं। वो अगर पहली बार विधायक है तो मैं 4थी बार विधानसभा में जाने का काम किया है। अगर अपराधी रहते, क्रिमिनल रहते, तो मैं विधानसभा में पहुंचने का काम नहीं करते। और जहां तक हमारी नेता की बात है, तो हमारे नेता ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। अगर बचाने वाला होता तो सतीश पांडे और मुकेश पांडे जेल नहीं गए होते। और जहां तक मेरी बात है तो जांच करवाइए। अगर मैं दोषी अगर उसमें निकलता हूं तो मुझे जेल नहीं, मुझे फांसी दी जाए, मुझे मंजूर है। लेकिन मेरे भाई और मेरे भतीजा बटेश्वर पांडे सबको गलत फंसाया गया है। ऐसा कोई साजिश नहीं है हम लोग का, और हम लोग का कोई मानसिकता है, ना कोई सोच है कि हम लोग किसी के साथ ऐसा करें। मैं पहली बार आज मीडिया का सामने आकर के मैं यह कह रहा हूं कि जो भी हुआ है सरासर गलत हुआ है। मेरे भाई के ऊपर, मेरे भतीजे के ऊपर जो एफआईआर हुआ है, मुझे जो कहा जा रहा है, यह फाइनली गलत है। और जहां तक तेजस्वी जी की बात है, तो तेजस्वी जी पहले अपने बारे में देखें ना। उनके पिताजी का उम्र 70 साल हो गया, हजारों तरह की घोटाले में फंसे हुए हैं। और तेजस्वी जी नहीं फंसे हुए हैं, वो भी फंसे हुए हैं, उनका परिवार उसी में संलिप्त है। और हमको अपराधी कह रहे हैं। मैं अपराधी नहीं हूं, मैं जनता का सेवक हूं। मैं जनता का सेवा की भावना से राजनीति नहीं करता हूं, मैं जनता का सेवा की भावना से मैं वहां की राजनीति करता हूं और वहां के लोगों के साथ हूं। तो मीडिया के सामने पप्पू पांडे जरूर आए, अपनी बात वो जरूर रखे, लेकिन अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि पप्पू पांडे पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस पप्पू पांडे तक अब तक नहीं पहुंच पाई है। तो पप्पू पांडे पुलिस की गिरफ्त से क्यों बाहर हैं? पुलिस को गिरफ्तार करने से आखिर कौन रोक रहा है? ये वो सवाल जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। विधायक पप्पू पांडे को कौन बचा रहा है? क्योंकि अगर वो गिरफ्त से बाहर हैं, मीडिया के सामने तो आते हैं, लेकिन पुलिस को जानकारी नहीं है, तो फिर इसके पीछे कौन? ट्रिपल मर्डर का आरोपी मर्जी से सरेंडर करेगा क्या? ये वो सवाल है। ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस का सुस्त रवैया क्यों है, जो ये दम भरती है कि वो अपराधियों को बख्शती नहीं, छोड़ती नहीं? मीडिया से बात करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे है?
ट्रिपल मर्डर का आरोपी अगर मर्जी से सरेंडर करेगा तो फिर पुलिस क्या काम कर रही है, क्योंकि पप्पू पांडे जो मीडिया के सामने आए, मीडिया पर आकर क्या कुछ कहा वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और ऐसे में ये तमाम सवाल जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं, कब तक मिलते हैं इसका इंतजार भी बाकी है। गोपालगंज में पिछले 3 दिनों में हुए गैंगवॉर में अब तक क्या कुछ हुआ है ये भी अब जानते हैं। तो देखिए 25 मई की वो तारीख जब आरजेडी नेता जेपी यादव के मां और बाप की हत्या कर दी गई थी। इसी 25 मई को जेपी यादव के जख्मी भाई की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। ट्रिपल मर्डर केस में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे पर एफआईआर दर्ज की गई। विधायक के भाई सतीश पांडे, भतीजे मुकेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। 25 मई को विधायक पप्पू पांडे का भाई और भतीजा गिरफ्तार कर लिया जाता है। पप्पू पांडे का भतीजा मुकेश पांडे जिला परिषद का अध्यक्ष है। 26 मई की तारीख जब जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के भाई मुन्ना तिवारी की हत्या कर दी जाती है। 3 दिन में 4 हत्याओं से खुलकर सामने आई सियासी रंजिश ये इशारा करती है कि फिलहाल क्या हालात हैं और कानून व्यवस्था अब भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि गिरफ्त से बाहर हैं। पप्पू पांडे की गिरफ्तारी को लेकर सियासत लगातार तेज होती हुई और ऐसे में तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और नीतीश सरकार न तो किसी को फंसाती है और न ही किसी को बचाती है। तेजस्वी जी, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और सिर्फ हम ये कहते नहीं कि हम ना फंसाते हैं ना बचाते हैं। ये जब भी ऐसा मौका आया है हमने इसे प्रूव किया है। तो कृपया करके हर मसले पे राजनीति ना करें और ना ही किसी मसले को जाति और धर्म से जोड़ें। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। जल्द ही जल्द सारे मामले पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जबकि कांग्रेस ने तेजस्वी के बयान का समर्थन किया है। पार्टी एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि अपराधियों को बचाया जा रहा है। जो आरोपी है वो सत्ता पक्ष का विधायक है, तो क्या इस वजह से आप गिरफ्तारी नहीं होगी? सिर्फ एफआईआर में नाम होगा और गिरफ्तारी नहीं होगी? तो जो रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस का दावा आज तक नीतीश जी करते रहे, क्या उनकी पार्टी के विधायक आरोपी है इसलिए वो खत्म हो गई, सारी बातें खत्म हो गई? तो मैं समझता हूँ ये न सिर्फ बढ़ते हुए अपराध वाली घटना है, ये तो एक तरह से लगता है कि कानून का राज ही खत्म हो गया है। तो विपक्ष ये कह रही है कि कानून का राज्य खत्म हो गया है, क्योंकि अगर ये हालात हैं तो इन हालातों में विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, गिरफ्तारी क्यों नहीं, और तारीख दर तारीख क्या कुछ हुआ वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए 25 मई की तारीख जब से जेडीयू विधायक पप्पू पांडे पर एफआईआर दर्ज हुआ लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। विधायक पप्पू पांडे का भाई और भतीजा गिरफ्तार हो जाता है, जिसको लेकर पप्पू पांडे मीडिया के सामने आते उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सरासर गलत है, लेकिन उन तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही, इसका जवाब पुलिस अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं। जेडीयू के दबंग विधायक अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे पर आपराधिक मामला कोई पहली बार दर्ज नहीं हुआ है। 2 दिन पहले गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस को अगर इस सारे मामले के साथ मिला दें तो पप्पू पांडे के खिलाफ अब तक 11 संगीन मामले गोपालगंज से लेकर पटना तक के थानों में दर्ज हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन बचा रहा है इस दबंग विधायक को? इस रिपोर्ट के जरिए जानिए पप्पू पांडे की आपराधिक पृष्ठभूमि। नाम अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे गोपालगंज के कुचायकोट से जेडीयू विधायक हैं। बाहुबली विधायक के खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। विधायक की दबंगई ऐसी कि गोपालगंज से लेकर राजधानी पटना तक के थानों में उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, लेकिन बाहुबल और सियासी रुतबे की ठसक ऐसी कि कोई बाल भी बांका न कर सके। तभी तो 2 दिन पहले गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस में नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बाद न्यूज 18 के कैमरे पर पहली बार सामने आए और खुलेआम पुलिस और प्रशासन को चैलेंज कर दिया अपने बड़े भाई सतीश पांडे का नाम लेकर। सुनिए। मैं पहली बार आज मीडिया का सामने आकर के मैं यह कह रहा हूं कि जो भी हुआ है सरासर गलत हुआ है। मेरे भाई के ऊपर, मेरे भतीजे के ऊपर जो एफआईआर हुआ है, मुझे जो कहा जा रहा है यह फाइनली गलत है। सतीश पांडे जिस समय अपराधी थे
तो मैं गोपालक जी की नहीं, मैं पूरे बिहार की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। आज तक सतीश पांडे को कभी पुलिस हाथ तक नहीं लगाया था। विधायक पप्पू पांडे की यदि क्राइम कुंडली को खंगालें तो गोपालगंज थाने में अलग अलग मामलों में 3 केस दर्ज हैं। उनके खिलाफ मीरगंज थाने में अलग अलग मामलों में 2 एफआईआर हो चुका है। कटैया थाने में भी 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि फुलवरिया थाने में हत्या से जुड़ा केस दर्ज है। वहीं पटना के शास्त्री नगर थाने में भी 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने से जुड़ा केस दर्ज है। और 2 दिन पहले हथुआ थाने में ट्रिपल मर्डर केस में भी प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। तो विधायक के खिलाफ आपराधिक मामलों की फेहरिस्त लंबी है। बड़े भाई सतीश पांडे का लंबे वक्त तक अपराध की दुनिया से नाता रहा। स्थानीय आरजेडी नेता के परिवार के 3 लोगों की हत्या से जुड़े मामले में विधायक के भाई सतीश और जिला परिषद अध्यक्ष उनका भतीजा मुकेश पांडे गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन खुलेआम मीडिया के जरिए अपनी बातें रखने वाले पप्पू पांडे गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में सवाल है कि आरोपी विधायक को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही? जेडीयू विधायक को आखिर कौन बचा रहा है? ट्रिपल मर्डर का आरोपी विधायक क्या अपनी मर्जी से सरेंडर करेगा? मीडिया के सामने आने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे है? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन का सफर परेशानियों का सबब बन रहा है। ट्रेन समय पर नहीं पहुंच रही और खाना पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दिल्ली से लौटे एक परिवार से बात की हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। प्रवासी लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, हरियाणा से ये परिवार चला है मुजफ्फरपुर के लिए और ये 4 दिनों में मुजफ्फरपुर ही पहुंचा है। अमूमन जो 1.5 से 2 दिनों में सफ़र होता था वो अब दोगुने समय में सफ़र पे हो रहा है। क्या परेशानी हुई? कब चले थे? हम लोग 22 तारीख को चले थे वहाँ से और ट्रेन मतलब इतना घुमा घुमा के लाया हम लोग कि मतलब बच्चे एकदम परेशान हो गए और ट्रेन में ना बिजली था ना कुछ, गर्मी से बच्चे मर रहे हैं और खाने पीने का भी कोई सुविधा नहीं है। कहाँ जाना है? अभी हम लोग को सिवान जाना है। अभी क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत है कि बस आ रही है, जगह नहीं मिल रहा है कि हम लोग जाए, इतना भीड़ है आप लोग देख रहे हैं। तो ये पीड़ा है परिवार की। देखिए 4 छोटे छोटे बच्चे और ये परिवार, इसी प्रकार के कई लोग हैं। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे लिया है कि ये 4 दिनों के ट्रेन के इस गर्मी में सफ़र के बाद अब इन्हें सिवान जाना है। लेकिन बसें हैं, लेकिन बसों में इस प्रकार ओवर क्राउड है कि उन्हें ना तो कोई सिस्टमेटिक बिठाने वाला है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने वाला है। ऐसे में जो कमज़ोर पड़ जा रहे हैं उन्हें सीट नहीं मिल रही है और जो जा भी रहे हैं उनका भी जान जोखिम में है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो इस कोरोना संकट के बीच दिल्ली से प्रवासी मजदूरों की वापसी लगातार जारी है। प्रवासी मजदूरों का यह कहना है कि टिकट कंफर्म नहीं हो रही, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के चौथे चरण में पहुंच चुके हैं। सरकार ने अलग अलग राज्यों में रियायतें दी हैं। जहां तक कि श्रमिकों की अगर बात करें तो श्रमिक ट्रेन भी चलाए जा रहे हैं, कई स्पेशल ट्रेन भी लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। लेकिन जो मुश्किलें हैं लोगों की वो अब भी कम होती नहीं दिख रही है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी हूं मैं और कोशिश ये करूंगी कि जानने की कि आखिर यहाँ जो यात्री आ रहे हैं उनको किस तरह की परेशानी हो रही है। मैडम मैं बिहार से हूँ और मैं इस टाइम दिल्ली में प्रवेश नगर में रहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आज टिकट लेके आया हूँ। अभी कल मैं नागुली में 6 टिकट निकाला था। वहाँ उन्होंने मैडम ने बताया कि भाई जब तक आपका टिकट कंफर्म होगा तभी आप एंट्री कर सकते हैं और तभी आपका अलाउ होगा, तभी एक्सेप्ट होंगे स्टेशन के अंदर। उसके बाद मैं अभी टिकट लिया हूँ, मेरी टिकट RAC है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस पे मेरी सीट मिल सकती है या नहीं, ये मुझे भी कंफर्म पता नहीं लग रहा और नहीं कुछ बता पा रहे ये लोग। तो मैं डाउट में हूँ कि मेरी सीट होगी या नहीं होगी कंफर्म। मैंने टिकट तो ले लिया है। लेकिन हेल्पलाइन नंबर पर क्या जानने की कोशिश की आपने, क्योंकि आप कह रहे हैं कि RAC टिकट है आपका, तो क्या यहाँ कोई जानकारी आपको दे पा रहे हैं कि आप ट्रेन में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते? यहाँ से पूछे हैं तो नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे, समझ गए। यहाँ 2-3 बार पूछने गए तो बार बार रिटर्न कर दे रहे कि इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग जाना होगा तो कोई बात नहीं, या नहीं तो इससे कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं दिख रहा है। नजफगढ़ से आए हैं। टिकट है, कंफर्म टिकट है आपके पास? टिकट उकट कुछ ना है। तो कैसे जाइएगा फिर? अब कोई साधन मिलेगा तो जाएंगे, ना तो बैठे रहेंगे, क्या करेंगे। कब से बैठे हुए, कब से आए हुए? अभी 1 घंटे हुए है आए हुआ। क्या किसी तरह से पहुंच जाए अपने घर?
किसी तरह पहुँचे। हमारे मम्मी जी के पैर टूट गया, पूरा 3 खुंडी हो गया है बेड पर। स्टील लगाने के लिए 80,000 रुपया मांग रहा है। सेवा करने वाला कोई नहीं। जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए सरकार सभी सुविधाएं ले कर रही है, लेकिन ये लोग जो बेबस है यहाँ रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं और कोई साधन इनके पास नहीं है, ना ही पैसे इतने हैं कि वो टिकट करा सके और अपने प्रदेश वापस जा सके। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्वारंटीन सेंटर पर मजदूरों की परेशानी और रोजगार देने के मुद्दे पर आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने धरना दिया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए विपक्ष ने सरकार को कई सुझाव दिए, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। रवि एस नारायण से बात की। लॉकडाउन में लौट रहे प्रवासी मजदूरों और क्वारंटाइन सेंटरों में जो खबरें लगातार चल रही हैं, जिस ढंग से कुव्यवस्थाओं को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसे लेकर के रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज सांकेतिक रूप से जो है वो धरने पे बैठे हैं। और सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे बिहार भर में हर एक जिला मुख्यालयों पर ये धरना चल रहा है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जिस ढंग से क्वारंटाइन सेंटरों में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जो मजदूर आ रहे हैं उनको जो सुविधाओं को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और बेइंतजामी जो है वो जो खबरें चल रही है उसे लेकर के आज ये धरना दे रहे हैं। जहाँ तक बाकी अब जो लोग आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का सवाल है, अब उनको रोजगार कैसे मिले, क्वारंटाइन सेंटर में कैसे स्थिति ठीक हो और जो अन्य सुविधाएं हैं वह कैसे मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को हमने कुछ सुझाव दिया है। और पहले भी हमने कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन हम लोगों के सुझावों पर मुख्यमंत्री जी अमल नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्रेशर नहीं बनाएंगे आम जनता के सहयोग से तब तक राज्य की सरकार का रवैया इस मामला में नकारात्मक रहा है। यही कारण है कि मजदूर भाई, गरीब लोग आज परेशान हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पे कहना है कि कानून टूटा है, लेकिन मजदूरों को लेकर के ये आवाज उठाते रहेंगे और लॉकडाउन की अगर कानून टूटती है तो टूटती रहे, लेकिन मजदूरों की जो आवाज है वो सड़क पर निकलकर उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात गर्मी की। देश भर में गर्मी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। दिल्ली से लेकर पटना और राउरकेला से लेकर रांची तक टेम्परेचर का टॉर्चर जारी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी का क्या हाल है, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली स्थित मौसम विभाग के दफ्तर में हूं और यहां पर जो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक और ऐसी गर्मी रहेगी। उसके बाद मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है, जिसके बाद लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। और अगर बात करें राजधानी दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, इसके साथ साथ कई अन्य दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से गर्मी का असर देखा जा रहा है, जिसके चलते लोग जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। फसल पे इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। और राजधानी दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान की अगर बात करें तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। मई महीने में काफ़ी गर्मी हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो लोग हैं और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं बकायदा उस पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो कहा जा सकता है कि गर्मी का जो जिस तरह से कहर जारी है, आने वाले 2 दिन के बाद ही थोड़ी सी राहत मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां का पारा 40 डिग्री के पार है और दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने भी लोगों से घरों में ही रहने की सलाह दी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। तरफ जहां वैश्विक महामारी कोरोना ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी लोगों को रुलाने लगी है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो फिलहाल उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के निकटवर्ती अंदरूनी भागों में चल रही शुष्क हवाओं के कारण गर्म लहर के थपेरे जो हैं वो चरम पर हैं। आईएमडी के उप महानिदेशक के होलिकर ने भी कहा है कि कृपया दोपहर को सतर्क रहे लोग और 11 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में और इधर पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंदरूनी भाग के साथ ही बिहार और झारखंड में अगले 28 मई तक तेज गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। अलग अलग इलाकों में गर्म मौसम की स्थिति अलग अलग हिसाब से बने रहने की संभावना है। बिहार में फिलहाल टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है और ऐसे में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। लोगों को चाहिए कि वो मौसम की नज़ाकत को देखते हुए बहुत ज़रूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें, क्योंकि बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18
पटना। तो पटना के बाद अब आप आपको गया की तस्वीरें दिखाते हैं। गया में टेम्परेचर का टॉर्चर साफ नजर आ रहा है। दुकानों को 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोलने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही आम लोगों से भी दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। इसके अलावा कई और निर्देश भी जारी किए गए हैं। भीषण गर्मी और उमस की वजह से गया में हीट वेव की स्थिति बन गई है और अभी तक 2 लोगों की मौत हीट वेव की वजह से हुई है। जिला प्रशासन ने बचाव के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी दुकान को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है और 12 बजे के बाद सभी दुकान बंद रहेंगे। वहीं आम लोगों से भी ये अपील की गई है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक वो घरों से नहीं निकले और अगर ज़रूरी होता है तो वो गमछी लेकर निकलें, मास्क पहन कर निकलें और पानी की भी व्यवस्था करके निकलें। इसके साथ ही बचाव के लिए शहर में कई जगह पानी का टैंकलोरी रखा गया है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आम लोग उसका उपयोग कर सके। पिछले साल भी हीट वेव की वजह से 37 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यही वजह है कि इस बार हीट वेव की आशंका हीट वेव के शुरू होते ही जिला प्रशासन ने कई तरह के आदेश दिए हैं और कई तरह के उपाय किए हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और कल भी उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। पिछले 2 दिनों से तपती धूप और उमस भरी गर्मी को झेल रहे लोगों के लिए कल का भी दिन बहुत गर्म रहने वाला है। मौसम विभाग के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पटना समेत गया, औरंगाबाद, नवादा और कैमूर में कल का तापमान 46 डिग्री के आसपास रहने वाला है। कि ये जो तेज धूप और ये गर्मी अचानक से बढ़ी है, मौसम में बदलाव आया है, तो क्या अगले 1-2 दिन में लोगों को राहत मिलेगी या फिर ये वजह क्या है? हाँ, जैसा कि देख रहे हैं पिछले कई दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कल का तापमान देखें तो ऑलमोस्ट बिहार का जो साउथ वेस्ट पार्ट हो गया, ये जैसे बिहार की मैप है तो इधर ज़्यादा टेम्परेचर रिपोर्ट हो रही है। अराउंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रिपोर्ट हुई थी, लेकिन आज जो तापमान में है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच गए। 1 डिग्री की थोड़ी राइज है। और ये जरा हमारे दर्शकों को आप समझाएंगे कि ये जो पिंक है, जो ये मैप में ग्राफिक्स में पिंक दिखाई दे रहा है, ये क्या हीट वेव बताता है कि ज्यादा जहां गर्मी है? नहीं, एक्चुअली ये टेम्परेचर क्लाउड का ब्राइटनेस टेम्परेचर शो करती है। ये ब्राइटनेस टेम्परेचर शो करती है कितनी हीटिंग हुई है। एक्चुअली पूरी एनिमेशन चल रही है आज दिन की कि किस तरह से गया में 46 डिग्री सेल्सियस तक गया, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी है वहां पे आज। हाँ, जैसा कि अभी हाँ नहीं, गया की बात करें तो वहाँ 46 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर आज रहेगी और एक्चुअली 5:30 बजे शाम में रिपोर्ट होती है, बट वहाँ से जो अभी तक जो रिपोर्टिंग आई है 46 के आसपास रहेगी और थोड़ा सा बढ़ भी सकती है। लेकिन इसके अलावा और कोई जो जिले हैं ज़्यादा प्रभावित है? ये इसमें से जैसे कि कैमूर और औरंगाबाद, गया, नवादा और ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा बन रहे हैं। टेम्परेचर कितना पटना में? टेम्परेचर कितना है? पटना में अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अभी तक तापमान रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार